हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए, आप सभी का वार 2 में स्वागत है। ये रेलवे की सीरीज़ हम चला रहे हैं कंटिन्यू, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पहली वीडियो में बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सारे रेलवे में आए हैं, जैसे आपने इस थंबनेल में देखा वही सब है। और बार-बार हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाकी हम क्वेश्चन और इसका मैटर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बोला गया है, कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता था। तो आपको पता है कि जो हमारा पाषाण युग था, जिसको हम लोग बोलते थे यानी प्राग ऐतिहासिक काल, तो उसमें हमें पाषाण काल में पढ़ाया गया कि एक होता है यानी कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है पूरा पाषाण काल, फिर पढ़ना पड़ता है आपका मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव आता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी पड़ी थी, वही हमारी हैं। यानी पूरा पाषाण काल होता है, नव होता है, मध्य होता है, लेकिन ताम्र ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा है। तो ये ब्रॉन्ज जो है ब्रॉन्ज नहीं लेंगे, यानी कि हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट इसमें आंसर और जो तथ्य हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या होगा। यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। जैसा कि स्क्रीन पे आपके 4 ऑप्शन हैं, ये पढ़िएगा और इसका सही आंसर क्या होगा ये दिमाग में सोचिएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि 1957 और 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। ये पड़ती कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कंटेंट है, ये आप भीमबेटका की गुफाएँ मध्य प्रदेश रायसेन ज़िले में स्थित हैं, वो पढ़ते हैं। तो इसमें 2003 में ये विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल भी कर दी गई। और इसके जो खोजकर्ता हैं उनको याद रखना है, विष्णु श्रीधर यानी कि वाकड़कर हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है 3 बातें। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, फिर आपको जो है आइडिया होगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो जैसे लिखा, भीमबेटका के शैल लास्त्र निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो हम बता दें कि यहाँ पे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो शैल चित्र किसके बारे में बताते हैं, किस लिए फेमस थी। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर आपको आंसर पता चलेगा। दिमाग में लगाइए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम जो हैं चिन्हों की पहचान होती है या इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि भीमबेटका है उसके शैल चित्र हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और इसकी खोज श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी 1957-58 में। और 2003 में ये विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल कर दी गई। तो इस तरह से ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया चौथा। तो चौथे में करना है क्या है आंसर, इसका सही आंसर आपको क्लिक करना है दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आप बताएंगे आंसर क्या है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पाषाण काल की बात हो रही है, तो पाषाण काल की चित्रकारी कहाँ पाई जाती है ये बोला गया है। तो ऑप्शन है नालंदा, एलिफेंट, भीमबेटका। तो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, तब भीमबेटका हमारा आंसर होगा। यानी कि जो पाषाण कालीन है, जिसको हम लोग जानते थे कि प्राग ऐतिहासिक काल, तो उसमें ही यानी कि हमारा ये भीमबेटका की गुफाएँ चित्रित हैं, उन्हीं में शैल चित्र दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बी ऑप्शन सही होगा, मैं बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर इस 5वां क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। जो बोला गया है यानी कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या आता है, पूरा पाषाण काल आता है, उसके बाद हमारा मध्य आता है, उसके बाद नव आता है। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो इस तरह से नव पहले नहीं आएगा, धातु वगैरह कोई नहीं था, मध्य था, लेकिन ये पहले नहीं आता, ये हमारा बीच का आता है, ठीक है। तो ये
आपको कालक्रम सजाना हो तो कैसे सजाएंगे ये दिया गया है। ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको पढ़ लेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल स्टडी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है उबाऊ ना हो, इसी वजह से क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। ये आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प का निर्माण सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता। तो सीप जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है नागेश्वर से। तो सिंधु घाटी के समय यानी घाटी समय के समय शिल्प का निर्माण नागेश्वर गुजरात में किया जाता है। ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो सीप है मन के बनाने का चन्नू दरों से, और ये सीप जो है वो लोथल आपने सुना होगा, तो लोथल गुजरात में पड़ता है, रंगपुर गुजरात में, शोरकोटदा पड़ता है। और इस तरह से ये 4 साइड हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में ही ये सिंधु सभ्यता यानी कि के वो मिले हुए एविडेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। आभूषण, पकी हुई मिट्टी, मूर्तियाँ ये सब मिलती थी। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, और इसको पढ़िएगा और समझिएगा। जिनको लगता है कि मुझे नहीं आता है तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे पहले और फिर उसके बाद क्वेश्चन और आंसर को समझेंगे कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में आपको पता है कि रोपड़ आता है, रासे, रोपड़ और रासे। यहाँ पे जो नदी है वो सतलज है, ठीक है। सतलज नदी के किनारे ये पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का ये हमारा 1950 में खोजा गया था बीबी लाल के द्वारा। तो ये स्थल कहाँ पड़ता है, रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो कुत्ते दफनाए गए थे सबसे पहले यहाँ पर, आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है। ये 8वें में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ, फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आंसर वगैरह जो है मेंशन है लेकिन आप क्वेश्चन की वैरायटी को समझना है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक यानी ट्रेड के लिए किया जाता था। उसको हम लोग क्या बोलते थे, आपने पढ़ लिया होगा। आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ पे याद रखना है कि स्टेटाइट। स्टेटाइट को याद रखना है। इससे मोहरें जो थी, जैसे हमारे आज के समय में गजटेड ऑफिसर होते हैं जो मोहर बना देते हैं, उनके ठप्पा लगने पे वो पेपर जो है हमारा कैसा हो जाता है, मान्य हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी स्टेराइट एक मोहर बनती थी इससे, तो वो अधिकांश ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए यूज करते थे। 2x2 आयाम का था, स्क्वायर टाइप का कह सकते हो इसको, ठीक है। ये मानक चलता था उसका। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 9 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें। धोलावीरा राज्य किस में स्थित है। तो मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। तो गुजरात में आपको याद रखना है, एक तो आपका लोथल पड़ता है, ठीक है, एक लोथल पड़ता है, और एक क्या पड़ता है, रंगपुर। मैंने बोला कि रंगपुर पड़ता है, ठीक है। और एक पड़ता है यहाँ पर, आप जैसे कि जान रहे हैं कि धोलावीरा पड़ता है। क्या पड़ता है, धोलावीरा पड़ता है, और धोलावीरा, और एक पड़ता है सुरकोटदा। क्या पड़ता है, सुरकोटदा, यानी कि कोट दजा ऐसे बोलते हैं। तो ये कभी दिखेगा तो कर पाएंगे। तो यहाँ आंसर हमारा क्या रहने वाला है, गुजरात। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भराऊ तालुका में स्थित है। इसका जो खोज है 1968 की जाती है जगदीप जोशी के द्वारा। और टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के आभूषण वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, और जानवरों की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। इसको 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल किया। धोलावीरा भारत के 40वें धरोहर स्थल में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची को आप जान रहे हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समावेदक से जुड़ा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता। तो धोलावीरा हमारा कहाँ पड़ता है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। 1950 में इसकी खोज हुई और 2021 या 22 में इसको यूनेस्को में 2021 में 40वां ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पे व्याख्या में दिखा चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 11 में क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, ठीक है, एक विशाल था। ये कैसा था, तो हम कह सकते हैं ये एक हमारा
आयताकार था, आयताकार इस तरह से बना होता है, तो ये आयताकार था। ये हमारा नॉर्थ था, पूरा मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन के। ये इस तरह से हमारा क्या था, विशाल स्नानागार था। तो इस तरफ हमारा नॉर्थ आता है, इस तरफ साउथ आता है। ये हमारा ईस्ट था और ये हमारा वेस्ट था। तो इसमें इधर से चढ़ने उतरने का था, नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर दक्षिण से चढ़ने उतरने का था। बीच में कुंड था, इसमें यानी इसमें पूरे में पानी है। ये एक आयताकार का है और पानी है, तो इसमें अपनी शुद्धि के लिए और गंगा स्नान के लिए यूज किया जाता था। ये एक मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल था, साइट थी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज थी 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन की सोल्यूशन दिया गया है। 3 मुख वाली पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो विशाल, अगर अन्नागार पूछा जाता है तो अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का है, वो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया है। वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो ये हम कह सकते हैं कि ये 1921 और 22 के बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा हड़प्पा, जिसको हड़प्पा भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे हड़प्पा जो सभ्यता थी वो रावी गिनते थी, लेकिन सिंधु सभ्यता को कब ये प्रचलित आई, तो वो सिंधु सभ्यता थी, इसीलिए वो सिंधु की वजह से आप कह सकते थे। लेकिन ये रावी आप लेंगे। हड़प्पा शहर का सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। वर्ष 1920 और 21 में खुदाई के दौरान उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये जो 1920-21 की बात हो रही है, नदी याद रखनी है, रावी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 13 में क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो आपको मैं बता दूं कि मृतकों का टीला हम लोग मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं। ये आप मोहनजोदारो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बचपन से पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी में मृतकों का टीला आप मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का अर्थ है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये सबसे पुराना है और ये आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो शब्द जो है का अर्थ क्या है? मैं अभी बात कर चुका हूँ, तो इसको मटकों का टीला बोलते हैं। इसमें कोई कठिन काम नहीं था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको ये याद रखना है, ये कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो हमारा है सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? सिंध में, यानी सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ मटकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान में स्थित है, लड़काना जिले में है। और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाम और शीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो यहाँ पर आपको क्या आंसर लगाना है, ये सोचना है। यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाने और शिप काटने का, धातु वस्तुएं बनाने, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो आंसर क्या होगा? चन्नूतड़ो में एक याद रखना, मन के बनाने का यहीं से प्रचलन मिलता है। ठीक है, यहीं से इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ये मन के बनाने का चन्नूतड़ो से। और यहाँ पर ही आप शीप काटना, इससे जो मोती निकलते हैं वो आप माला में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मन के क्या होता है? मन की माला। तो ये सब बनाने की जो कला थी, तराजू वगैरह, ये चन्नूतड़ो को याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में ये स्थित है चन्नूतड़ो। और इसकी खोज 1931 में एमजी मजबूदार के द्वारा की गई थी चन्नूतड़ो की। ठीक है, सिंधु सभ्यता है और यहाँ पर आप इसको मनके से मोहर था, ये एक केंद्र था बनाने का, जहाँ ईंटें भी पकाई जाती थी। ये डिटेल पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज। आगे यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो आपको पता है कि सबसे पहले किसको खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो जो हमारा 1922 में आता है, हड़प्पा हमारा पहले आता है, तो कालीबंगा बाद में आता है, लोथल बाद में आता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल
हड़प्पा का उत्खनन 1921 में राखाल दास दयाराम साहनी द्वारा किया जाता है और ये सबसे पहली साइट होती है। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, फैली हुई थी। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है वो फैली कहाँ पर थी? सिंधु नदी के किनारे। लेकिन इसको ये मेनली हम रावी नदी के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा, जो अभी मैंने बोला था। ठीक है, 1922 में राखाल दास बनेती ने मोहनजोदड़ो की खोज की और ये पेपर में आ जाए भगवान तो आपके मज़े हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता है उसका नाम क्यों पड़ा आपको बता दिया मैंने। दयाराम साहनी ने इसको खोजा, इस प्रकार यह सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, क्योंकि इन्होंने ही खोजा और इसका सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा। ठीक, आगे है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से प्राप्त हुई? तो यहाँ पर ये हड़प्पा से प्राप्त हुई। जो हड़प्पा आप जानते हैं, जिसको हम लोग सिंधु बोलते हैं, जिसकी खोज राखाल यानी कि दयाराम साहनी ने की है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की है। तो यहाँ पर नटराज की मूर्ति हड़प्पा में मिलती है। हड़प्पा एक साइट है जो सिंधु सैंधव के लोग यहाँ पर निवास करते थे, या बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता को ही बोलते हैं हड़प्पा। तो यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक चूड़ा यानी धड़ चूना पत्थर से बना एक दाहिने पैर पर ये वो आप पढ़ लेंगे, इसका कोई नटराज याद रखेंगे और नृत्य करते हुए इसकी ऊंचाई जो 7-8 इंच है। आगे बात करते हैं कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो मैं बता चुका हूँ, अभी देखना यहाँ पे धोलावीरा की बात हो रही थी। धोलावीरा, सुरकोटदा और लोथल और रंगपुर ये सब हमारे कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। 4 साइट में याद रखना है। हड़प्पा यूबीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पड़ता है, द्वीप समूह के पास पड़ता है। 40वां स्थल बना। ठीक है, और गुजरात का चौथा और जबकि भारत का 40वां बना विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, धोलावीरा को याद रखना है। यूनेस्को में ये साइट शामिल है और 1968 में प्रौद्योगिक जगतपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है? तो यहाँ पर देखिए हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? जो है उरुक नहीं है। ठीक है, उरुक नहीं है। बाकी मोहनजोदड़ो है, लोथल है और हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो एक अलग से खोजा गया इस साइट है, लेकिन हम यहाँ पर सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं तो उससे सिमिलर था, इसी वजह से ये हड़प्पा भी आप जानते हैं सिंधु को बोलते हैं। लोथल जानते हैं गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। और धोलावीरा हमारा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में। लोथल भी गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में पड़ती है। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। तो सिंधु घाटी की प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे आसपास होती है। तो इसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था थी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ रखा होगा ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको याद रखना है, कालीबंगा मैंने बोला राजस्थान में, कोटदीजी आपको मैंने बोला गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में। लेकिन जो जलाशय हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो आपको याद रखना है धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 और 68 में की थी। यह नगर आयताकार बना है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो से हमें एक स्नानागार स्थल प्राप्त हुआ है जिसकी जो लंबाई चौड़ाई सेम, और यहाँ पर ये बात की रही धोलावीरा में भी एक आयताकार बना हुआ एक हमें जलाशय मिला है, लेकिन उतना बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा वो मोहनजोदड़ो का था। ठीक है, सुरकोटदा भी क्लस का सावधान साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेल खड़ी की मोहर मृद भांड मिले हैं। कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? धोलावीरा होगा। धोलावीरा बहुत ही पॉपुलर साइट थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा
किस राज्य में स्थित है, जो कि अभी सुरकोटता में चिल्ला रहा था, तो आपको याद हो गया होगा ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और राजस्थान में क्या पड़ता है वो आएगा तब हम बता देंगे आपको। पंजाब में याद है आप सभी को रोपड़ पड़ता है, किसके किनारे, तो रोपड़ एक सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा। आगे चलते हैं। सुरकोटता गुजरात हो गया। आगे मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ साइट्स हैं, भगवान की दुआ से यहीं से पेपर बन जाए तो मज़ा आ जाए फिर से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे कर ले जाते हैं क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो भाई परेशान होगा और याद करने की ज़रूरत है उसको, ठीक है। सुरकोटदा एक सुरकोटदा कोटडा। अब देखिए कितना प्रोनाउंस घटिया है, सुरकोटदा और फिर सुरकोटडा। अब जब हम ये बोलेंगे तो सामने वाला अगर नहीं देख रहा होगा तो ये बोलेगा क्या सर पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं क्या, बल्कि जो लिखा है वही बोल रहे हैं। हो जाता है कभी कभी। बताइए। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल की हड़प्पा सभ्यता जो है उससे विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी जी ने की थी। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, सुरकोटदा है, रंगपुर है और आपका लोथल है, यानी सुरकोटदा हो गया, फिर मैंने बोला लोथल है, फिर रंगपुर है, फिर धोलावीरा है। ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये गुजरात में पड़ते हैं। ये चारों आपको याद रखने हैं दोस्त, ठीक है। आगे बात करते हैं। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। देखो लिखा हुआ है आपके सामने, रंगपुर भी बोला था, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, ठीक है। धोलावीरा पहले आ गया तो गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है, जैसा कि मैं बोला, जुते हुए खेत यहाँ से मिलते हैं। मांडा हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। दहमाबाद हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है और ये नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, रोपड़ हमारा पंजाब में है, जो कि सतलज नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं, 23वां हमारा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ लेना है और फिर ये देखो, अगर मैं नहीं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ दोस्त, तो एक काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और आराम से जो लिखा है पढ़ लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो सॉल्व करा रहे हैं, आपको कोई नहीं सॉल्व करवा रहा होगा, करवा भी रहा होगा तो उस वीडियो लंबी, कंटेंट कम, तो ये सब मिलेगा आपको। लेकिन पेपर है तो मैं चाहता हूँ टाइम खराब ना हो इसी वजह से, ठीक है। तो स्पीड थोड़ा हम भी बनाए हैं, आपको कम लग रही हो तो 2x कर लेना, ठीक है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। 1944 की बात हो रही है, डेट भी दी जाएगी पेपर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और ये आपको नहीं याद होगा, एक बार मैं बता चुका हूँ, 1861 में एक आया था ASI, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कौन करता है, जॉन मार्शल की देख रेख में अलेक्जेंडर कनिंघम जी करते हैं। तो उसी से ये उसी को बोलते हैं यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके निर्देशक का नाम बताना है, तो आप सभी को भली बात पता होगा, ये जो 1944 की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, वो हम 1861 की बात करते हैं जहाँ पे जॉन मार्शल की बात होती है। लेकिन जब ये तारीख सन बता दिया गया तो वहाँ पर आंसर हमारा ये होगा रैम व्हीलर, ठीक है। सर रॉबर्ट एरिक मार्ट यानी कि मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने 1944 में इसका खोज की थी और इसकी अध्यक्षता की थी। 1944 याद रखना है, रैम व्हीलर, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 24 में क्या लिखा हुआ है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मौजूदों की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है, ये हमारा RD बनर्जी, यानी कि RD, ठीक है, राखल दास बनर्जी। अब देखिए ये क्वेश्चन है किस तरह से ऑप्शन बना दिया उसने। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया है, इन्होंने शॉर्टकट में दिया RD बनर्जी, ठीक है। और ये सब यहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी स्नानागार साइट मिली है, ठीक है। तो ये हमारा आयताकार थी, वो मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर एक तरीके जो मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसको याद रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला भी होता है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी और RD बनर्जी लिखा होगा, तब भी आंसर सही है, ठीक है।
ये सिंधु नदी के तट पर था और ये विशाल स्नानागार था। ये पूछा नहीं जाता है, याद करना चाहो तो कर सो। ये लंबा होता है 11.88 मीटर, 7.01 इसकी चौड़ाई होती है और 2.43 इसकी गहराई होती है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ पहले से मूर्ति और इस तरह से। अगला 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना है आपको, पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, कितने वर्ष पुरानी है, तो आंसर हमारा होगा 3000 वर्ष पुरानी है। कितनी, 3000 वर्ष पुरानी है ये साइट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारा डिटेल है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने बार बार वो आएगा आपके सामने, तो आप इसको याद कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हाँ, अर्थ की खोज जो होती है वो कैसे होती है आपको बताना है। तो कैसे होती है, यूरेनियम डेंटिंग और जीवाश्म की खोज कैसे पता लगाया जाता है कितना साल पुराना है, तो वो कार्बन डेंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए समझिए क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है, डैश का विकास 5000 BC मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC ई से मालवा के दक्षिण में, यानी कि इधर। ठीक है, उत्तर से। तो गंगा घाटी के अगर बात करें सबसे, ये 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और इधर से अगर जाएंगे तो 1600 किलोमीटर लंबी साइड से सिंधु की। तो ये बोला गया है 5000 BCE की मालवा उत्तर दक्षिण, उत्तर और गंगा को मिलाने वाले तटीय क्षेत्र में हुआ था। तो क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उससे हड़प्पा सभ्यता को जो BC में आसपास विकास हुआ था, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग पश्चिमी भारत और पाकिस्तान बोलते हैं। पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत यानी कि हमारा इस तरह से, ये इस तरह से कह सकते हो, पाकिस्तान वाला ये साइड। ठीक है, और ये हमारा भारत। तो पश्चिमी यानी भारत हमारा अटैच में था और पाकिस्तान यहाँ पर था, POK। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता 2500 BC में आसपास हमारी पाकिस्तान और भारत में थी और कहीं नहीं थी। ठीक है, चाइना में तो थी नहीं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और लगभग अस्तित्व में पाया जाता है। तो ये हमारा 2500 ईसा पूर्व की बात होती है, भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता की। ये जन्म होता है और फिर लगभग अस्तित्व में आ जाती है 2500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है, वो ईंट के भवन, एक मंजिला बने फिर 2 मंजिला बना। तो इस तरह से यानी कि एक मंजिल बना, पहले एक मंजिल बना फिर उसके ऊपर एक और मंजिल बन गया। तो यहाँ पर ये हमारी जो साइट थी वो कैसी थी, ईंटे के बने हुए थे, ईंटे के बने भवन थे। और ट्रेड तो था ही उनका, लेकिन वो पूछा मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी। और ईंटें कैसी थी, 4-2-1 में, मतलब ईंटें इनको यूज़ करते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी एक सभ्यता हमारी जो है वो किस टाइप की सभ्यता है, तो कांस्य एक्यून हमारी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो ये कांस्य एक्यून यानी ब्रोंज वाले हैं। तो इससे पहले वो इतिहास चल रहा था, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से आप पाषाण काल पढ़ते हैं, तो ये सिंधु घाटी उसके बाद में आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य एक्यून सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। 1400 में इसको खोजा गया था और 925 केंद्र भारत में हैं। टोटल अब तक जो खोदे गए, जो नदियों के सहायता से आसपास विस्तृत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। तांबे और टिन को मिलाने से क्या बनता है, तो ये कांसा बनता है, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्य
तांबा और टिन मिलकर लोहा तो बन नहीं सकता, सोना तो बन नहीं सकता, शीशा भी नहीं। तो कांच हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 में क्या लिखा हुआ है, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है, कालीबंगा इसमें राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और सिंधु का नाम था। मोहनजोदड़ो एक जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से आजमगढ़ भी हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं था, तो आजमगढ़ ऐसा कोई नहीं था, मेरठ था यहाँ पे, ठीक है, मेरठ था उत्तर प्रदेश में, तो आजमगढ़ नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सैंदल नगरी सभ्यता का स्थल नहीं था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रपुर, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन सिंधु सभ्यता के आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, यूपी का कोई स्थान नहीं था। ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोजड़ो के नाम का अर्थ मूर्तियों का टीला होता है। ये किस तरह से भाषा होती है इसकी, तो सिंधी भाषा होती है। एक सिंधु रिवर है जिसके किनारे ये था, और ये सिंधी इसकी मूर्तियों का टीला होता है। इसका मतलब नाम का अर्थ सिंधी में मूर्तियों का टीला होता है, यानी कि मोह जो जोरारो होते हैं, जोधरो, तो इसका सिंधी में कैसा होता है, मुर्दों का टीला होता है इसको, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर इसी को बोलते थे। आगे बात करते हैं, हड़प्पा के लोग की पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा यानी सिंधु के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। शिव हो गया, विष्णु हो गया, कबूतर हो गया, स्वस्तिक हो गया। तो सबको पता होगा या नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुख्य स्वस्तिक चिन्ह एक है, त्रिमुखी पुरुष की सिंहासन के गोद में बैठा हुआ। तो इसमें विष्णु याद रखना है। जो हड़प्पा के लोग थे वो अधिकतर, हम सैंधव इनको बोल सकते हैं, वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। और बाकी शिव की करते थे, स्वातिक, कबूतर की, नेचर की, प्रकृति की, सबकी करते थे, और विष्णु की नहीं करते थे। आगे ये डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश पूजा करते थे। किसकी करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी करते थे पूजा, तो ये पशुपति जी की करते थे। जिसमें आपको याद रखना है, हाथी है, बाघ है, ठीक है, हाथी है, बाघ है, और इसमें गैंडा है और 2 हिरन है। तो ये हमारा इस तरह से ये पिक्चर बनता है। तो यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, और इसमें पशुपति की पूजा की जाती थी, 3 मुख वाले देवता पशुपति की। ये मूर्ति जो है पशुपति की मोहनजोदाड़ो से मिली है। सिंधु घाटी से विशाल अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, और अन्नागार हमारा सिंधु से, यानी कि हमारा हड़प्पा से, और स्नानागार हमारा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि को यानी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ये मतलब उल्टी ओर चलती थी। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो है आपको सोचना है। तो ये याद रखना है, पुरातत्व के लिए एक मोहनजोदड़ो के सतह और अन्वेषण हमारा 1980 से ये शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 37 में क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्न से कौन से पशु अक्सर देखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु देखा जाता है, तो अभी मैं बता चुका हूँ कि बैल जो है वो सिंधु मोहरों पर देखा जाता है। ये बैल जो कुबड़ वाला था उसकी भी पूजा करते थे, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार टाइप का। हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी और बैल जिसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी, ठीक। हाथी, गैंडा, बाघ और बकरी, बैल भी थे, ठीक है, और 2 हिरन भी थे। उल्लेखनीय एशिया का उपमा ये दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल का शिल्प और कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो माटा है वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन हड़प्पा स्थल का शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं था, बाकी सब था। इसका मतलब जितने हैं, और ये माडा नहीं था। माडा जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जबकि बालाकोट बहुतायत सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त होते हैं। चंदौली से प्राप्त ईंटें होती हैं, और चूड़ियाँ वगैरह जो हैं
आपको याद रखना है। नागेश्वर शंख से बनी हुई वस्तुएं चूड़ियाँ हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्पादन कहाँ नहीं होता था, माडा में नहीं होता था। अब वैदिक के क्वेश्चन कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वेद में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे जो होते हैं, इनको हम लोग क्या जानते हैं, मंडल कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया जाता है और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल। तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल इसमें हैं। तो ये सूक्त की बात रही। सूक्त और ऋचाएँ और श्लोक ये आपको याद रखना है। इसमें मंत्र कितने हैं अगर बात करें तो ये ऋग्वेद में तो हम कह सकते हैं ये हमारे 10,562 मिलता है, कहीं कहीं 552 मिलता है। तो 10,562 मंत्र थे इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋग्वेद की 1000 ये पुस्तक पढ़ी थी जिसको मंडल कहते हैं। मंडल टोटल कितने हैं, तो मंडल हमारे टोटल 10 हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पे वृद्धारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, तो ये हमारे किसके उदाहरण हैं, ये सी पाठ उपनिषद के, यानी कि वृद्धारण्य और मुंडक और तैत्तिरीय ये किसके उदाहरण श्रेणी में आते हैं, तो ये उपनिषद में आते हैं। ये आप पढ़ लेंगे इसको, है ना। मुंडकन जो सत्यमेव जयते और मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना कौन, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है और पुराण 18 है, तो ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, तो इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। किसको माना जाता था, तो ये आपको याद रखना है कि किसको, डी यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा सोम को माना जाता था। किसको, सोम को। यानी कि हिंदू धर्म के देव को, पौधों को स्वामी, रोग उपचारक, धन के दाता सोम को बोलते थे। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, तो निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, तो हम कह सकते हैं हिंदू धर्म का कौन सा माना जाता है, तो ये वैशेषिक जो था हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक और विचारधारक था। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ और बुक ऑफ रिचुअल कहते हैं, यानी कर्मकांडी वेद जो हमारा कौन था, जिसमें कर्मकांडी वेद उसको बोलते हैं जिसमें जादू टोना और ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, कर्मकांडी वेद किसको बोलते थे, कर्म कांड ग्रंथ तो यजुर्वेद को ही बोलते थे। कैसे, इसमें यज्ञ होती थी, क्या होती थी, यज्ञ होती थी, जो महर्षि वगैरह होती है यज्ञ करते थे। और सामवेद में हम कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत। ठीक है, अथर्ववेद में इसको हम लोग कैसे जानते थे, इसमें अथर्ववेद में जादू टोना थे और ऋग्वेद में क्या था, इसमें ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे और अपने मंत्रों का जाप करते थे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि यजुर्वेद इसका आंसर होगा। डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वैसे ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद, ये दोनों बहुत बड़े बड़े खतरनाक हैं, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जानते हैं, तो ये डिटेल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। कर्मकांड ग्रंथ कहते थे यजुर्वेद को माना जाता है और इसमें खास बात तो एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, यजुर्वेद। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है बेटा, 10 मंडल, ये तो ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद यानी संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता था। 16,600 ऋचाएँ, 10,028 सूक्त। तो इसमें आप इसको फोटो खींच लीजिए। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद मैंने बोला यज्ञ, तो यज्ञ के अनुष्ठानों का क्रियाकलाप ये करते थे, उनको बोलते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, जादू टोना अथर्ववेद में है। ठीक है, और इस तरह से आपका ये होगा। यजुर्वेदों की कितनी शाखाएं थी, तो यजुर्वेद की हमारी
दो शाखाएं थी बेटा, एक कृष्ण थी और एक कृष्ण थी और कौन सी थी, यहाँ लिखा होगा, मैं बता देता हूँ। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो था गद्य और पद्य दोनों में था, लेकिन कृष्ण जो था वो किसमें, केवल पद्य में था। ठीक है, यजुर्वेद है इनकी यानी कि यजुर्वेद की 25 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु केवल 4 ही उल्लेख हैं, कंठ और स्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सामने, क्या लिखा है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहत्री का क्या कार्य है, यानी संग्रहत्री जो है उसका क्या कार्य था। तो कोषाध्यक्ष, खजांची, सारथी, चारण और कर संग्रह। जैसे संग्रहत्री का मतलब भी होता है कर संग्राहक, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर तो ये वैदिक इसमें हम लोग इसको कोषाध्यक्ष खजांची बोलते थे। जो संग्रहत्री है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहत्री का कार्य क्या था, तो ये कोषा अध्यक्ष और खजांची था। ठीक है, तो संग्रह क्या याद रखना है इसको। ये ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, इनको पढ़ लेंगे आप। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहन करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि सत्व की बात हो रही है। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, तो उसको बोलते हैं सत्व। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य की बात हो रही है, तो आपको पता है कि एक होता है वैदिक जो हमारा चलता है 1500 से 1000 लगभग, और 1000 से 600 तक की जो चलता है उसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये हमारा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था। तो आपको याद रखना है जो पिटक है, पिटक हमारा बौद्ध ग्रंथ में आता है, ये नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। और क्वेश्चन विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म का संकलन है, और इस विनय पिटक किसने लिखा है, तो ये विनय पिटक आपको याद रखना है कि उपाली ने लिखा है। ठीक है, और सुत्त पिटक किसने लिखा है, तो ये विनय पिटक तो उपाली ने लिखा हुआ है, और सुत्त पिटक किसने लिखा, आनंद ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक किसने लिखा, मोगलेपतिस ने लिखा हुआ है। तो बौद्ध धर्म संघ के नियमों का संकलन कैसे करना है, विनय से सीखिए। तो बौद्ध धर्म का संघ के नियमों का पालन कैसे करना है, विनय पिटक में। शुद्ध पिटक कहता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उसके आचार विचार क्या हैं, तो संवाद वगैरह जो है इसी में है। अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या जो है पूरी तरह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता था। तो ये हमारे ब्रह्मा जी को हम लोग क्रिएटर ऑफ गॉड बोलते थे, तो ये याद रखना है, ब्रह्मा जी को मानते थे। ठीक है, भगवान विष्णु ब्रह्मा। आगे है ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल कर आता है कि ऋग्वेद होगा। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे में जो है संबंधित इसका जिक्र है, तो ये ऋग्वेद होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और कोई सुझाव हो आप दीजिएगा मुझे कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।